आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले अपवर्तन भी पढ़े हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो वह अपवर्तन जब प्रवेश करना चाहे तो दूसरे माध्यम में जाने के बजाय अगर पहला माध्यम में ही परावर्तित हो जाए तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जैसे कि तुमको अपवर्तन के नियम में हम लोग देखें तो जब तुमको कोई प्रकाश की किरण, ये अभिलंब डाला गया इस पे, ये जब आ रही है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये प्रथम माध्यम है, ये द्वितीय माध्यम। जब तुमको ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, ये तुमको विरल माध्यम हो गया, तो ये अभिलंब से दूर भागती है। तो अभिलंब से दूर भागेगी तो ये r का मान, ये I का मान अगर तुमको इतना बड़ा है तो r इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक बात जो समझ सकते हैं, r का मान कितना अधिक से अधिक हो सकता है, अधिक से अधिक तो r का मान इसमें क्या हो सकता है, 90 डिग्री तक हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, अगर इसमें तुमको इस ढंग से होगा तो फिर तो इसी माध्यम में लौट जाएगा। तो कोई प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका और महत्तम जो अपवर्तन का कोण हो सकता है वो 90 डिग्री हो सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपतन कोण होगा उसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसको हम लोग IC से डिनोट कर सकते हैं। इसको क्रांति, क्रिटिकल होता है इंग्लिश क्रांतिक का, तो IC हो गया। उससे अधिक जब आएगा तो ये इसी माध्यम में लौट जाएगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होने के बजाय इसी माध्यम में, पूरे पहले माध्यम में यह लौट जाएगा। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं कुछ लाइंस। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर भागती है, अतः R ग्रेटर देन I, अतः अपवर्तन कोण I से बड़ा होगा। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे कि इसका माध्यम है, पहला माध्यम का μ1 है अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक है μ2, तो क्रांतिक कोण का क्या मान होगा इस जोड़ा के लिए। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लागू करें तो साइन IC, I बटे साइन 90 डिग्री हो गया R का मान, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, μ2 बटे μ1। साइन 90 तो 1 होता है, तो साइन IC का मान हो गया, साइन IC बराबर μ2 बटे μ1, तो IC बराबर हो गया साइन इनवर्स μ2 बटे μ1। ये हो गया क्रांतिक कोण, ये होगा क्रिटिकल एंगल दो माध्यम के लिए। जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण I ग्रेटर देन IC हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो,
क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश पहले माध्यम में लौट आती है। पहले माध्यम में लौट आती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। तो जब पहला माध्यम लौट आ जाएगा तो वो किसका नियम का पालन करेगा? वो परावर्तन के बजाय अपवर्तन के नियम का, अपवर्तन के बजाय परावर्तन के नियम का पालन करेगा। अगर I ग्रेटर देन IC हो जाएगा, जैसे यहाँ चित्र बना दें, जब I क्या हो जाए, बड़ा हो जाए IC से, जब यहाँ पर तुमको आपतित होगा, जब प्रकाश किरण यहाँ आपतित होगा और ये I बड़ा हो गया IC से, तो यह तुमको इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ये परावर्तित हो गया, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। ये जबकि यहाँ पर था, पहला माध्यम था μ1 और इधर था μ2, तो ये तुमको यह घटना हो गई, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। यह क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई। और ये तुमको जब परावर्तन के नियम का मतलब I बराबर R का पालन करेगा। इसमें तुमको किसका परावर्तन का नियम के आधार पर I बराबर, ये तुम्हारा ये जो कोण होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। इसलिए शर्त यही है कि I का मान किससे बड़ा होना चाहिए? I का मान बड़ा होना चाहिए IC से, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। तो इसी माध्यम, दूसरा माध्यम में जाने के बजाय ये सघन माध्यम होना चाहिए ये, और ये विरल माध्यम होना चाहिए, तभी ये शर्त पूरा हो पाएगा। तो यह घटना तुमको पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में क्या समझ में आया कि पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, और अधिक से अधिक वह कितना कोण बना सकती है? 90 डिग्री का कोण बना सकती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोण होता है, आपतन कोण होता है, उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण से आपतित होगी तो वह क्या होगा? वह तुमको अभिलंब से, जो अभिलंब से मतलब जब तो होगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब पहला ही माध्यम में वह आ जाएगा। तो यह घटना पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन प्रकृति में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके काफ़ी रोचक जो है तुमको, जैसे तुमको इंद्रधनुष बनता है तुमको, उसमें भी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना है। गर्मी के दिन में देखते होगे कहीं कहीं पे तुमको जब चलते हैं हम लोग तो देखोगे कि तुमको कहीं लगेगा कि वर्षा है रोड पर, मतलब पानी है रोड पर। तो यह घटना भी तुमको क्या कहलाती है? मरीचिका कहलाती है, जो कि खास करके मरुस्थल में ज़्यादा होता है, जहाँ पानी जबकि काफ़ी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है बालू वगैरह, तो वहाँ भी यह घटना आम है, यह दिखाई पड़ेगी। और तुमको जो दूसरा तुमको इसमें जो है तुमको प्रिज्म वगैरह में भी तुमको पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है। और एक काफ़ी तुमको उपयोगी चीज़ बना हुआ है जिसका हम लोग काफ़ी अभी प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। इसका प्रयोग अभी तुमको ब्रॉडकास्ट में या टेलीकास्ट में जो कह सकते हैं, जहाँ भी या तुमको जो कम्युनिकेशन, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, इंटरनेट का कम्युनिकेशन, इन सबों में अभी ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी प्रचलित है। इसका और भी जगह हीरा भी तुमको पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है, एक चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ये सब तुम्हारा जो बताया कि पूर्णांतरिक परावर्तन कहाँ कहाँ इसके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यह दिखता है, कहाँ कहाँ इसके उपयोग हैं। तो इसका देख लेते हैं पहले पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण, या उपयोग भी कह सकते हैं इसको। पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण जैसे है तुमको मरीचिका, पहला मरीचिका, इसको मिराज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है तुमको, मिराज में
तुमको जब तुमको यहाँ पर जब प्रकाश जो कि तुमको गर्मी के दिन में नीचे का हवा तुमको ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये विरल माध्यम हो जाता है, और ऊपर का हवा इससे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, इससे ठंडा रहेगा तो वह सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। तो जब हवा तुमको क्या होगा, अगर तुमको ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, तो अगर मान लेते हैं कि एक तुमको कोई भी पेड़ है अगर या कोई भी वस्तु है, इसमें क्या दिखेगा, यह जब तुमको यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ पर से जैसे तुमको यहाँ पर से आया ये जो किरण आएगा, यह तुमको दूसरे माध्यम में जाने के बजाय ये जैसे जैसे तुमको आपतित हो रहा है, ये तुमको यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ से जो किरण आया, यह आपतन कोण अगर तुमको यहाँ से लौट करके यहाँ से तुमको क्या हो जाए, ये तुमको ये इसमें जाने के बजाय अगर ये इधर ही लौट जाए, ये इसी माध्यम में क्या होगा, आई सी से बड़ा हो जाए, आई ग्रेटर देन आई सी हो गया, तो इस स्थिति में और ये परावर्तित होकर के हमारे आँख तक आए, ये परावर्तन हो गया, ये तुमको आई से बड़ा आई ही रहेगा, और यहाँ पर अब प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आँख में प्रवेश करेगा तो इसको लगता है कि इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनता हुआ इसको दिखाई पड़ेगा, ये पीछे बढ़ाने पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हुआ इसको प्रतीत होगा, और ये मतलब पूरा चमकता हुआ दिखता है। यहाँ पर ये जो चीज़ है जगह है एकदम पूरा लाइटिंग पूरा नजर आएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश पूर्णतः परावर्तन होता है, इसमें अपवर्तन नहीं होगा, तो ये एकदम चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसा कि गर्मी के दिन में तुम ऑब्जर्व किया होगा, दूर से देखोगे तो यहाँ पर का ये जो तुमको एकदम पूरा चमकता हुआ दिखाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो भी लाइट पड़ रहा है ये परावर्तित होकर हमारे आँख तक गुजर रहा है, और इसका यहाँ पर क्या बनता हुआ, एक प्रतिबिंब बनता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। इसका अगर पेड़ वगैरह यहाँ पर रहा तो ये तुम्हारा अगर पेड़ है, ये वृक्ष है, तो तुमको इसका एक प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता हुआ क्या होगा, यहाँ पर प्रतीत होगा। यह क्या कहलाती है तुमको, ये तुम्हारा जो है यह प्रतिबिंब हो गया, ये प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, ये है वस्तु जो ऊंचाई पर है, और यहाँ पर है प्रेक्षक है तुमको, तो ये तुमको घटना जो है पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह घटना क्या कहलाती है, मरीचिका कहलाती है। और यहाँ पर से ज़्यादा लाइट क्यों दिखाई पड़ेगा यहाँ पर से, क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, यहाँ पर से सारा रे अंदर जाने के बजाय सब हमारे आँख से गुजरता है, ये बिल्कुल चमकीला टाइप का दिखाई पड़ेगा। जैसा कि तुम जब तुम क्या कहते हैं, जब तुम हाईवे वगैरह पर चलोगे, जब तुमको रोड पर चलोगे, तुमको दूर देखोगे तो गर्मी के दिन में ऐसा आभास होगा या हुआ भी होगा तुम्हें। तो मरीचिका यही हो गया तुमको। मैं लिख देता हूँ इसका कुछ। गर्मी के दिन में नीचे की हवा गर्म हो जाती है, जिससे वह विरल माध्यम की तरह तथा ऊपर की हवा सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ऊपर की हवा सघन माध्यम की तरह कार्य करता है, सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ऊपर का हवा किसका काम करे, सघन माध्यम की तरह। तो प्रकाश जो है तुमको ये लौट जाएगा जब तुमको इस कारण दूर स्थित वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जिससे वहाँ पर पानी होने का आभास होता है, यह घटना मरीचिका कहलाती है। यह घटना मरीचिका कहलाती है।
ये तुमको हो गया मरीचिका कहलाएगी ये घटना। और तुमको दूसरा है तुमको इसका उपयोग, जो कि अभी बात करते प्रकाशीय तंतु। मरीचिका के बाद दूसरा है तुमको या तो हीरा, डायमंड जिसको कहते हैं। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई पड़ता है, चमकीला दिखाई पड़ता है। हीरा को इस प्रकार काटा जाता है, हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है, हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है कि अधिकांश प्रकाश किरणें उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो, उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो। और इस हीरा इसी कारण से क्या होगा, चमकीला दिखाई पड़ेगा। दूसरा, तीसरा है तुमको प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, नाम सुना होगा अगर, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि अंदर में तुमको ये तुमको डिजाइन किया गया है, जानबूझ करके बनाया हुआ पदार्थ है। प्रकाशीय तंतु का कोर, जो अंदर भाग कोर अधिक पर अपवर्तनांक वाला, अधिक अपवर्तनांक का तथा बाहरी आवरण कम अपवर्तनांक का होता है, बाहरी आवरण कम अपवर्तनांक का होता है, कम अपवर्तनांक का होता है, कम अपवर्तनांक, जिससे कोर पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, कोर पर पड़ने वाली प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। जैसे कि इसका तुमको इसका डिजाइन दिखाते हैं कैसा होता है। जैसे कि तुमको इस ढंग का रहेगा, ये तुमको ये पाइप टाइप का ऑप्टिकल फाइबर देखा होगा, तुमको तार टाइप का दिखता है। तो इसमें जैसे प्रकाश किरण यहाँ से जब पड़ेगा तो ये तुमको यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तित, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, सब जगह बहुत दूर तक इसको हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसका उपयोग जो तुमको प्रकाशीय तंतु में क्या होगा, ये बीच का भाग हुआ, यहाँ से ये सघन माध्यम हो गया, ये तुमको बीच में रहेगा सघन माध्यम, ये विरल माध्यम ऐसे पड़ा। इस ढंग से प्रकाश क्या हो जाएगा तुमको, ये बहुत दूर तक चलते जाता है प्रकाशीय तंतु। तो प्रकाशीय तंतु का जो उपयोग हो गया तुमको, आजकल बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है तुमको, प्रकाशीय तंतु को, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है कौन सी में, तुमको टेलीकम्युनिकेशन, जैसे दूर संचार में, जहाँ से एक स्थान से दूसरा स्थान तक जो कि हम लोग जो ले जाते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जितना भी कम्युनिकेशन है इसका उपयोग हो रहा है तुमको। इसका उपयोग दूर संचार, इसका उपयोग दूर संचार, जहाँ पर तुमको इंटरनेट वगैरह जितना है, दूर संचार एवं मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में किया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में है कि शरीर का अंदर का भाग को अगर देखना है तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ से तुमको एक ऑप्टिकल फाइबर दे देगा जो कि पतला सा होता है, यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो अंदर का चीज़ पूरा जो शरीर के अंदर का भाग है वो पूर्णतः क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से क्या होगा, चूंकि प्रकाश जो होता है, ऐसा देखा होगा तुम लोग, अगर एक देखा होगा जैसे खिलौना भी रहता है, खिलौना में रहेगा जैसे देखोगे यहाँ पे तब मतलब कि झाड़ू टाइप का बना हुआ रहेगा, इस टाइप का रहेगा जो कि तुमको यहाँ पे बल्ब जलाया तो यहाँ पे देखते हो सब जगह जलने लगेगा। तो यह भी तुमको जो है यहाँ से जो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का जो प्रकाश है, यहाँ पे स्विच ऑन किया तो यहाँ पे जो रखा हुआ ये प्रकाश यहाँ तक पहुँच गया, इसको ऑप्टिकल फाइबर यहाँ ले जाकर गया जिससे कि यहाँ पर चमकीला दिखाई पड़ा, ऐसा खिलौना देखा होगा। तो यह भी जो तुमको रहता है यह भी प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर ही है ये।
तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि प्रकाश जैसे तुमको जा रहा है तो प्रकाश कहीं पर क्या होता है, तुमको प्रकाश की ऊर्जा की हानि नहीं होती इसमें, और इसलिए दूर तक हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से जहाँ तक लंबी दूरी तक हम इसको प्रकाश को भेज सकते हैं। प्रकाश को एक जगह से दूसरा जगह भेजना हो तो ये बिना हानि के लंबी दूरी तक बहुत कम ऊर्जा का हानि होता है, जिससे कि यह बहुत दूर तक प्रकाश को क्या कह सकते हैं, भेजा जा सकता है। तो ये तुमको जो है प्रकाशीय तंतु, जिसमें कि तुमको मैंने बताया कि इंटरनेट है या तुमको जितना मोबाइल का जो कम्युनिकेशन है, तुमको जितना सारा इस पर डिपेंड करता है, जो ये ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन है, जो कि तुम्हारा जो लैंडलाइन वगैरह है जितना यूज होता है, चाहे ब्रॉडबैंड जो यूज हो रहा है, जो कि तुमको जितना भी तुमको घर में देख रहे होगे तुमको वाईफाई वगैरह जो कि सेटअप किया गया है, तो वो सब जो कनेक्शन है तुमको वो किसके द्वारा, वाईफाई का मतलब कि तुम्हारा जो वायर के द्वारा जो आ रहा है तुम्हारा, तो वह तुमको इस पर आधारित है, ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड होता है ये टेक्नोलॉजी। और जितना कि कंपनी, बहुत सी कंपनियां सब जो है अपना वाईफाई मतलब अपना ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा रही है, जिससे कि हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान कर सके। तो ये तुमको ऑप्टिकल फाइबर, इससे तुमको टेलीफोन का तार भी, टेलीफोन भी जो है इसी पर काम करता है। इसके अलावा तुमको जहाँ तक है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंद्रधनुष में भी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है, लेकिन उसमें एक और घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें रंग में टूटता है, तो जिसको हम लोग प्रिज्म के द्वारा जब आवर्तन पढ़ेंगे आगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा था पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में कुछ था जानकारी। अब जैसे कि तुमको कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा, एक तुमको दिया हुआ है जैसे कि प्रकाश का जो तुमको परावर्तन पर जैसे दिया हुआ था कि परावर्तन में तुमको 9.1, 9.2, 9.3 बताए थे, वहाँ पर 9.4 भी है, जिसमें कि एक दिया हुआ है तुमको कि एक धावक जो है तुमको दौड़ के आ रहा है तुमको एक दर्पण के पास, और जिसका कि दर्पण का तुमको दिया हुआ है 1 मीटर का, तुमको उसका दिया हुआ है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह तुमको दर्पण की तरफ दौड़ के आ रहा है। तो अलग अलग समय में जबकि उसको दिखाई पड़ेगा, जो कि ड्राइवर है उसको, उसका जो प्रतिबिंब है वो किस आधार पर दिखाई पड़ेगा। तो 9.4 उदाहरण क्या है, पढ़ो। 2 मीटर बोलता थे या 5 जैसे दर्पण में से धावकों को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। यदि धावक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब चाल को बढ़ता प्रतीत होगा। पहला 40 मीटर, ठीक है, हाँ 39 मीटर देखते हैं। देखो जैसे कि एनसीईआरटी का उदाहरण है तुम्हारा, ये परावर्तन वाला ही था, तुमको इसको चर्चा कर देते हैं। 9.4 इसमें है कि एक धावक, जाहिर है कि जो कार का जो दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है, कार में तुमको उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, कार वगैरह का किसी का भी तुमको जो कि पीछे को देखने के लिए जो लगा हुआ दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। एक धावक यहाँ पर दौड़ रहा है और वो अलग अलग समय पर, इसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, तो इसका फोकल लेंथ हो गया 1 मीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या जो दी गई है इसका, ये तुमको r बराबर 2 मीटर है, प्लस में ही होगा, तो f बराबर क्या होता है r/2, तो 2 मीटर बटे 2 बराबर 1 मीटर, ये फोकल लेंथ हुआ। अब है तुमको यह जो तुमको वस्तु है इसको 39 मीटर के दूरी पर जब है और 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये दौड़ रहा है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। तो मान लेते हैं कभी भी ये आदमी है, मान लेते हैं यहाँ से x दूरी पर, आदमी है अभी x दूरी पर, इसका दूरी तो बढ़ते घटते रहेगा, ये व्यक्ति x दूरी पर है, तो इसका दौड़ने का जो रेट हो गया ये dx/dt हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद है कि तुम डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ लिया होगा, उसी का उपयोग करके बनाएंगे। तुम्हारे किताब में तो खैर अप्रोक्सीमेट मेथड से बनाया हुआ है, तो हम उस विधि के बजाय हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र लागू करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण का सूत्र लागू किए। तो v हो गया प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब का वेग नहीं है, ध्यान रहे। तो 1/v जो तुम्हारा है, v को कुछ मान सकते हो प्रतिबिंब का दूरी के लिए, चले v ही रहने दो, और ये हो गया -1/x हो गया, ये x निगेटिव है इधर की ओर, और f है तुमको पॉजिटिव, दैट इज 1 मीटर है ये, तो 1/1 हो गया। तो तुमको 1/v = 1
प्लस 1/x हो गया। तो v इक्वल्स टू x बाय एक्स प्लस 1, और ये dx/dt 5 मीटर पर सेकेंड है, तो dv/dt हम लोग निकाल सकते हैं। इसका भी dv/v हो गया। तुमको प्रतिबिंब दूरी है, ये वेग नहीं है, ध्यान रहे। अक्सर हम लोग प्रतिबिंब की वेग के लिए v लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संकेत है v तुमको क्या है, प्रतिबिंब का दूरी है। तो dv/dt प्रतिबिंब का वेग, तो प्रतिबिंब का वेग बराबर क्या हो जाएगा, dv/dt, और dv/dt का मतलब d/dt और x/x प्लस 1। तो इसमें u/v लग जाएगा डिफ्रेंशिएशन, आई होप कि पढ़ा होगा। तो पहले v हो गया इंटू du/dt, दैट इज इंटू dx/dt हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू dx/dt माइनस x इंटू इसका भी हो जाएगा dx/dt बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx, ऐसा तुमको इस फार्मूला पर लगा दिए हैं। तो ये x कितना हो गया तुम्हें, x प्लस 1 हो गया, dx/dt कॉमन हो गया, तो 1 बाय क्या होगा तुम्हें, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx/dt हो गया। यही हो गया तुम्हारा। तो अब है तुमको जब x बराबर 39 मीटर, पहला नंबर पार्ट में ही बना देते हैं, जब x बराबर 39 मीटर है और dx/dt तो 5 है ही, तो dv/dt कितना होगा, 1/39 प्लस 1 का होल स्क्वायर गुना 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 5/1600 मीटर प्रति सेकेंड का 1/320। ये तुम्हारा उत्तर है। तुम्हारी किताब में जो आंसर है इससे कुछ डिफर भी करेगा, क्योंकि किताब है, और बाकी तुम अब अलग अलग जैसे x बराबर 19 मीटर 29 मीटर जो सेकेंड थर्ड पार्ट, ये सब तुम आराम से बना सकते हो, उसमें वैल्यू रख देना है। तुम्हारे किताब में जो बनाने का विधि रखा गया है उसमें देखो क्या किया गया, वह डिफ्रेंसिएशन के बजाय वह तुमको कैलकुलस का नहीं प्रयोग करके सिंपल मेथड से, अप्रोक्सीमेट मेथड, लगभग मान से बनाया गया है। उसने कहा कि अब जब ये 39 है, 1 सेकेंड बाद ये 34 मीटर आ जाएगा, तो 1 सेकेंड लंबा दूरी अगर अंतराल हो गया तो उसमें ज्यादा गलती आएगा। तो वो क्या किया, एक बार भी का मान 39 पर निकाल लिया, एक बार भी का मान 1 सेकंड के बाद कितना 34 पर निकाल लिया, तो उसको दोनों को घटा करके v2 माइनस v1 कर दिया, तो उसका बेग, उसको 1 सेकंड में कितना दूर चला उसका बेग निकल जाएगा। तो बेग तो काफी कम इसमें चलता हुआ प्रतीत होगा, तो उसमें तुमको ये आंसर अलग होगा, 1/320 आ गया। तुम्हारे किताब में शायद 1/288 या इस ढंग से आंसर आया हुआ, तो वो आंसर बिल्कुल डिफर करेगा, क्योंकि विधि अलग है और ये ज्यादा सही विधि है ऐसे। लेकिन किताब में चूंकि डिफ्रेंशिएशन का प्रयोग नहीं करना था, उसको किसी कारणवश उसको जो भी सिलेबस का अपना एक दायरा है जो सेट करता है, उसके कारण उसको डिफ्रेंशिएट का नहीं प्रयोग करना था, इसलिए तुमको वह अप्रोक्सीमेट मेथड से बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर तुम डिफ्रेंशिएशन पढ़े होगे, ऐसा जो बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं वो भी पढ़े होंगे, और नहीं तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो। जो मैथमेटिकल टूल्स के जो वीडियो हैं उसमें तुमको सारे वीडियो तुमको मिल जाएंगे, जिसमें कि तुमको डिफ्रेंशिएशन के बायोलॉजी के स्टूडेंट भी पढ़ाई कर सकते हैं, और मैथ के स्टूडेंट अभी तक तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ भी चुके होंगे, तो डिफ्रेंशिएशन का उसका भी लेक्चर तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप पर देख सकते हो। तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अगर दिक्कत हो रहा है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पूछना हो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हो उसमें, और पढ़ने के लिए अपना टाइम ले सकते हो। तो एक तुमको ये उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है तुमको 9.5 में है। 9.5 उदाहरण क्या था, 9.5 उदाहरण था जो कि एक डिग्री। फिर से पढ़ो लास्ट लाइन। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी से देखे जाने पर 1 डिग्री विस्थापित होने सूर्य को, तो सूर्य देखो, जैसे सूर्य को कोई आदमी देख रहा है, सूर्य का इसका चर्चा इसलिए हो रहा है कि जब अपवर्तन के कारण क्या होता है, तुमको अपवर्तन के कारण हमको सूर्योदय और सूर्यास्त, जो अपवर्तन का घटना है, सूर्योदय और सूर्यास्त में पहले ही हो जाता है। जैसे कि हम लोग अगर अपवर्तन के कारण देखें, सूर्योदय और सूर्यास्त को देखें, तो सूर्योदय क्या होगा तुमको, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या हैं, हम लोग सघन माध्यम में हैं,
ऊपर विरल माध्यम होगा, वहाँ पर हवा भी नहीं है। यहाँ हवा है तो हवा सघन हो गया, ऊपर विरल हो गया। तो जब हम देखेंगे तो सूर्य जो है तुमको, जैसे यहाँ पर सूर्य है अगर, तो इससे जो प्रकाश किरण आ रही है यह तुमको जब माध्यम में तुमको विरल माध्यम आएगा तो यह क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये एक्चुअली में जितना ऊंचा है उससे क्या होगा, ये ऊंचा प्रतीत होगा। ये सूर्य जो है तुमको ये यहां पर आ जाएगा। तो ये हॉरिजन पर, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि ये तुमको सूर्य अभी इधर भी है, यहां भी है। तो ये जब ऊंचा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि सूर्य अगर पृथ्वी का देखें, पृथ्वी ऐसा है, तुमको पृथ्वी ऐसा है, तो सूर्य जैसे है, यहां पर सूर्य आया तो सूर्य से जब प्रकाश किरण यहां पर पड़ेगी तो सूर्य अगर मानते यहां है तो अभी सूर्योदय कहां तक जाएगा, जहां तक प्रकाश रे जाएगा, जहां पर टेंजेंट यहां तक सूर्योदय होगा। और इस जगह पर पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है तो इस जगह पर क्या हो रहा होगा, सूर्यास्त हो रहा होगा। यहां पर से यहां पर अब सूर्य नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो चीज होगा, यहां पर अब सूर्यास्त हो रहा होगा और यहां पर क्या होने वाला होगा, ये जो स्थान है यहां पर सूर्योदय होने वाला है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई तुमको अपवर्तन का, लेकिन अपवर्तन कारण ये हमको यहां पर, ये जो सूर्य है यहां पर दिख के यहां पर दिख जाएगा और थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखता है, जिसके कारण क्या होता है, तुमको आने से इस पहले ही क्या आ जाएगा, ये सूर्योदय, ये देखो यहां तक तुमको इस जगह तक पहुंच गया, इसके आगे तक के एरिया को क्या कर लिया, ये पहले ही सूर्य इसको दिखाई पड़ गया है। जबकि एक्चुअल में सूर्य अभी सूर्योदय नहीं हुआ, लेकिन अपवर्तन के कारण क्या हो गया है, ये अपवर्तन कारण इस जगह पर इसको सूर्य प्रतीत हो रहा है। तो यहां तक का आदमी को दिख जाएगा, अब सूर्योदय क्या हो गया, सूर्य दिखाई पड़ जाएगा उसको। तो यह घटना सूर्यास्त में भी क्या होगा, सूर्यास्त में भी देर तक उसको दिखाई पड़ेगा सूर्य, सूर्यास्त में भी उसको देर तक सूर्य दिखाई पड़ेगा और सूर्योदय में भी पहले दिखाई पड़ जाएगा। तो यह घटना तुमको क्या हो गया, तुमको यह घटना क्या कहलाएगी, तो मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम को ये 4 मिनट तक करीब करीब बढ़ा देता है। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन तुम्हारा है, ये इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इसमें ये दिया गया है कि पृथ्वी को घूमने में कितना, 360 डिग्री घूमने, अगर ये तुमको 24 घंटा में कितना घूम जाता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री घूमने में लगा समय बराबर कितना हो गया, 24 घंटा। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 24 घंटा बटे 360 डिग्री गुना 1 डिग्री, तो 24 घंटा, 24 गुना 60 मिनट बाय 360 हो गया। तो 24 बटे 60 से 4 तो बराबर 4 मिनट। ये कितना, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है इसको, 4 मिनट का। तो ये तुमको सूर्य को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का, अगर ये जितना ऊपर जाएगा, जितना डिग्री का वो झुकेगा, जो कि आधा डिग्री करीब होता है, तो वो तुमको सूर्योदय का कितना हो जाएगा, 2 मिनट का अंतराल हो जाएगा तुमको। इस सूर्योदय में भी ये आधा डिग्री करीब करीब, ये जिस 1 डिग्री ने घूम करके सूर्योदय में करीब करीब आधा डिग्री का अंतर होता है, क्योंकि दोनों में बहुत कम अंतर भी है। जैसे कि हवा है ऊपर निर्वात है, तो हवा का भी अपवर्तनांक बहुत ही कम होता है, इसलिए जो मुड़ता है ये किरण वह तुमको कम ही मुड़ता है, लेकिन उससे भी आधा डिग्री तक का अंतर हो जाता है। और 1 डिग्री में अगर 4 मिनट का समय का अंतराल हो रहा है तो आधा डिग्री में 2 मिनट का अंतराल होगा। तो ये तुमको जो है, अब जो भी तुम एक्सरसाइज में जो प्रश्न है तुमको, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो कि पढ़ेंगे, जो सूत्र पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन, वह तुमको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मुताबिक वो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो उसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर लेंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन। उसके बाद तुमको लेंस का सूत्र आएगा। तो ये सब तुमको बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो तुम्हारा ये सब क्वेश्चन है जिसको कि तुमको लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।